और बड़ी खबर देते हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के हर नागरिक को हम हथियार देंगे, हर नागरिक को हथियार देंगे। ये स्थितियां है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जो देश के लिए लड़ेगा उसे हम हथियार देंगे। रूस वहां पर मौजूद है, उनसे अभी लड़ाई नहीं हो रही उस तरह से, लेकिन कह रहे हैं कि अगर देश का नागरिक लड़ने के लिए तैयार है तो हम देश के हर एक नागरिक को हथियार देंगे। अब इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं, क्या समझे जाएं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर जी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी विशंबर दयाल जी हैं, एसपी सिन्हा साहब हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी हैं। संदीप थापर सर, राष्ट्रपति यूक्रेन के कह रहे हैं कि जो लड़ना चाहेगा उसको हम हथियार देंगे, लेकिन रूस तो वहां मौजूद है, उससे उस तरह की लड़ाई नहीं दिख रही है। सामने अभी एक साइड की व्यूज आ रही हैं और इनपुट्स आ रही हैं, तो लड़ाई होगी क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, यूक्रेन जब कोई अपने घर में लड़ता है तो वो जी जान लगा देता है। तो यूक्रेन की भी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, वो लड़ेगी। और वैसे भी उनके हर एक एबल बॉडीड जब आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके पास कंस्क्रिप्ट रिजर्व फोर्स बहुत है। तो अब ये देखना है कि कितनी उनके पास सामग्री है, कितना इक्विपमेंट है, कितनी देर वो लास्ट कर सकते हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि वो अपना पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। होगा भी तो अब कितने दिन लास्ट करेंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कितने दिन लास्ट कर पाएंगे इन रिसोर्सेज के साथ, और किस लेवल तक पुतिन भी जाना चाहता है कि किस लाइन को वो बोलेगा अब हो गया और अब मैं अपनी शर्तें मनवाऊं या इससे आगे नहीं जाना। तो ये सब डिपेंड करता है लड़ाई कैसे। अभी तो एज जैसे अर्ली डेज हैं, आज पहला दिन है, तो अब ये डेवलप करेगा। विशंबर दयाल सर, आपको लगता है कि इसमें नाटो और अमेरिका अभी आने वाले वक्त में साथ देगा, कुछ और मिनटों के बाद और क्लैरिटी होगी कि अपने सैनिक भेजेगा या नहीं भेजेगा, या फिर अकेला रह जाएगा यूक्रेन? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नाटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, और अगर नाटो को फोर्सेस भेजनी है यूक्रेन में तो हर एक नाटो कंट्रीज की पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे ना। अमेरिका ऐसे ट्रूप्स थोड़ी भेज सकता है। नाटो का कोई भी, मैं नहीं समझता इस वॉर में इंटरेस्ट था फिजिकली लड़ने में। अगर होता तो 2 महीने से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि रशिया जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिक एम को अचीव करेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं थी। किसी तरह से भी नाटो ने मोबिलाइजेशन नहीं की, किसी तरह से भी कोई इंडिकेशन नहीं कि नाटो लड़ाई लड़ना चाहता है, ना अमेरिका लड़ाई लड़ना चाहता है। अमेरिका एक प्रेसिडेंट कह चुके, वो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करते रहे, और इकोनॉमिक सैंक्शन सीरियस हो सकते हैं। ये लड़ाई यूक्रेन को लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए यूक्रेन खुद असमर्थ है। 7 साल से यूक्रेन को लड़ाई आती नहीं दिख रही थी। 7 साल से अगर यूक्रेन सीरियस होता तो यूक्रेन अपनी जो 2 रेबल्स की जो टेरिटरी थी डोनेट्स्क और लुहांस्क में, उसमें कुछ कार्रवाई करता ना, ऑफेंसिव करता, उस ओवरथ्रो करता उस सरकार को। तो यूक्रेन ने भी इतना अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रखा। जो लड़ाई एक्चुअली अगर अर्बन वॉरफेयर, अब मामला है साइकोलॉजिकल और ह्यूमन का। मैं आपको बताऊं, क्योंकि रशियंस और यूक्रेनियंस बेसिकली द स्लोवाक रेस है, तो आप किस तरह से पॉपुलेशन को हैंडल करोगे, यूक्रेनियन पॉपुलेशन को, वो डिपेंड करता है। अगर आप इंडियन मार्केट पर इसका असर हो रहा है। मैं सर माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। इस वक्त इंडियन मार्केट पर किस तरह का असर हो रहा है, इस वक्त आप देख रहे हैं बीएसई सेंसेक्स 54,529 पर बंद हुआ है, यानी कि गिरा है। इंडियन मार्केट पर कितना असर हो रहा है, भारतीय शेयर बाजार पर इस युद्ध का असर साफ दिख रहा है। और असर कितना दिख रहा है? 2,702 अंकों की गिरावट है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, लेकिन हाँ गिरावट है। बीएसई सेंसेक्स 54,529 पर बंद हुआ है। जेके त्रिपाठी सर, भारत में ये बात हो रही है कि दरअसल यूक्रेन को बरगराया नाटो ने, अमेरिका ने, और उसके बाद और उसके पीछे का मकसद ये भी था कि किसी तरह से इकोनॉमी टूट जाए, कमजोर हो जाए रशिया की। लेकिन आखिरी वक्त में रूस ने तो इस तरह का एक्शन ले लिया। अब ना नाटो साथ आ रहा है, ना अमेरिका अभी तक तो नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो क्या इकोनॉमी को कैसे डैमेज किया जाए, इसलिए ये कदम उठाया था, और उसके बाद अब पीछे हट गया अमेरिका? देखिए, नेटो ने ये बात सही है कि इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए कदम उठाया था, और नेटो ने वादा खिलाफी भी की थी। अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो 1990 के दशक में येल्सिन और बुश के बीच में जब वार्तालाप हुआ था, उसमें एक वाक्य साफ साफ कहा गया था कि वी विल नॉट अलाउ नेटो टू मूव ईस्टवर्ड्स इवन बाय 1 इंच।
हालांकि बाद में जेम्स बेकर उस बात से मुकर गए, उसके जो तत्कालीन विदेश सचिव थे यूएस के, लेकिन बाद में उसी वक्त जब वो मुकरे, उसी वक्त फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड रूम्स ने और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जेंस्टर ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, तत्कालीन राजदूत जो अमेरिका के रूस में थे, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, ये रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये कहा गया था। इसके बावजूद नेटो ने 14 देशों को 1993 से अब तक अपने खेमे में लिया है और ईस्ट की ओर ही बढ़ता रहा है, और यही पुतिन का बोल रहा है। अब रही बात ये दो ऑब्लास्ट हैं इन पे, तो आप देखिए अगर उठा के डेवलपमेंट, तो 2014 के बाद क्या किया यूक्रेन ने कि वहाँ रशियन लैंग्वेज, वहाँ देखिए उसमें एक में 60% से ज़्यादा रशियन रहते हैं और एक में 55% से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने रशियन लैंग्वेज बैन कर दिया और ये कह दिया कि सिर्फ यूक्रेनियन लैंग्वेज चलेगी। इसके साथ ही साथ वहाँ रशियन जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस थे उनको डी रिकॉग्नाइज करके ऑल टुगेदर एक नए चर्चेस की स्थापना की गई जो यूक्रेनियन उसको मानते थे। तो ये सब और भी कई चीज़ें, वहाँ नौकरियों में लोगों के खिलाफ वो किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ये चीज़ें थीं जो कि रूस को नागवार गुजर रही थी, लेकिन इस पे न नेटो ने कुछ किया न यूक्रेन ने कुछ किया। तो ये सिर्फ यही नहीं है कि रूस की ही गलती है, ये नेटो और यूक्रेन दोनों की गलती है। अब नेटो फंस गया है क्योंकि नेटो के सारे लोग, सारे के सारे मेंबर्स इस पक्ष में नहीं हैं कि रूस पर हमला किया जाए, और इसीलिए नेटो देखिए अभी भी यही कह रहा है कि मिलिट्री ऑप्शन, हमारे सैनिकों का ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक इतिहास में कि अपनी ज़मीन पे स्वतंत्रता होने के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, और दूसरे की ज़मीन पे जो भी लड़ी है वो हारता रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो लीबिया हो, लीबिया में जिस तरह लड़ाई लड़ी गई वो तो सब जानते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान जी। तो अमेरिका तो खुद अपने फोर्सेस नहीं भेजेगा, उनको उसने यूक्रेन में नहीं भेजा है, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटवानिया और एस्टोनिया में रखा हुआ है एक बटालियन, उसको बढ़ाने की बात हो रही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, इस बीच में लेकिन यूक्रेन जो दावा कर रहा है वो आप देखिए, 50 रूसी सैनिक हमने मार दिए इस युद्ध काल में। यूक्रेन का ये दावा है 5 एयरक्राफ्ट उनके हमने तबाह कर दिए हैं, 2 हेलीकॉप्टर हमने उनके ध्वस्त कर दिए, 2 टैंक भी तबाह कर दिए हैं। एसपी सिन्हा सर, अमेरिका कह रहा है कि विलन कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रूस है। क्या आपकी नजर में भी ऐसा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन विलेन है, कौन भगवान है, ये कोई माने नहीं रखता। सब अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, राष्ट्रहित देखना चाहते हैं। देखिए, जब हम यूक्रेन और रूस का 1-to-1 फाइट की बात करें तो ये बराबरी का द्वंद्व नहीं है, ये द्वंद्व बराबरी का नहीं है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का जो टोटल आर्म फोर्सेज है वो है 1,96,600, आप राउंड ऑफ करें तो 2 लाख, और रूस का है 9 लाख। रूस ने 2 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखा है यूक्रेन बॉर्डर पे, तो जितनी स्ट्रेंथ है यूक्रेन के उतनी स्ट्रेंथ तो वो कंबाइंड स्ट्रेंथ है आर्म फोर्सेज का यूक्रेन का, तो रूस को तो आदमी पहुंची हुई है 2 लाख। तो ये तो अनइक्वल मैच है, बराबरी का द्वंद्व नहीं है। तीसरी बात कि 1994 में अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और रूस ने गारंटी दिया, सिक्योरिटी गारंटी दिया था यूक्रेन को, और उसी आधार पे यूक्रेन ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स वो लौटा दिया कि हमको ठीक है, आप सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हो तो हमको जरूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स का। आज यदि न्यूक्लियर वेपन्स होता यूक्रेन के पास तो यूक्रेन की आप सक्षमता देख लेते कि कितना सक्षम होता लड़ाई के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि एक बड़ा संदेश विश्व के लिए है कि विदेशी ताकत आपको कोई गारंटी देता है, ये पीस ऑफ पेपर, इसका कोई माने नहीं है। आप यदि सक्षम नहीं है तो आपकी सुरक्षा पूरी तरह से, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, तो आपको खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा लेसन है देश में। भूषण दीवान सर, बिल्कुल जो बात अभी एसपी सिन्हा सर कह रहे थे कि अब भारत को भी यही सोचना होगा, भारत को खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि चीन भी कुछ इसी तरह का है। रस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये कोई सामने आने वाला नहीं, अपनी ताकत ही सामने आती है और कोई नहीं आता है। Exactly.
हाथ लगा देते हो यार तुम। आपकी आवाज आ रही है, आप इस अपनी बात हिसाब कर- जी जी हाँ, इसलिए बात यह है कि हमें जब तक, और हमारे जहां तक चाइना और इंडिया का सवाल है, इंडिया चाइना का सवाल है, हमें खुद मेजर वेपन्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग खुद की यहां करनी पड़ेगी। खरीद के हथियार, उससे हम चीन की लड़ाई चीन के ऊपर नहीं जीत सकते, और ये लॉन्ग टर्म जाएगा। हम उनसे काफी ऑलरेडी वेपन्स में, मॉडर्नाइजेशन में, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पीछे हैं। आने के लिए हमें टाइम लगेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई खड़ा नहीं होगा। पर ये मैं कहना चाह रहा हूं, जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसके अंदर एस्केलेशन दोनों साइड नहीं चाह रही हैं। ना तो अमेरिका और नेटो आएंगे आगे ज्यादा बढ़ाने के लिए इस चीज को, और ना रूस आगे बढ़ेगा। रूस ने तो इनिशिएटिव ले लिया है, जो उन्होंने करना था कर दिया है। जब 8-10 दिन के बाद ये चीज ठंडी होगी, गर्मी ठंडी होगी दोनों की, तो किसी इंडिया की मध्यस्थता से, या ऐसे मोस्टली इंडिया की मध्यस्थता से ये चीजें सुलझेंगी, और उसके बाद इसको स्टॉप मिलेगा। किस चीज को? कि अमेरिका और नेटो आगे ना बढ़ते जाएं, रूस के साथ साथ आगे ना पहुंच, उनके दरवाजे तक ना पहुंचे। जी, आप कह रहे हैं कि गर्मी ठंडी होगी, उसके बाद मध्यस्थता होगी और विवाद सुलझेगा। लेकिन संदीप थापर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर देगा, या अभी वो जिगरा दिखाएगा, कलेज दिखाएगा और लड़ेगा रूस के साथ? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूं कि यूक्रेन लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा, जिसके घर में अटैक हो वो लड़ेगा, जितनी उसकी काबिलियत है, जितनी उसकी ताकत है, उसके हिसाब से लड़ेगा, और एक लेवल तक जरूर लड़ेगा। और ये भी देखना है कि रशिया, जैसे मैं पहले कह रहा था, रशिया किस लेवल तक जाना चाहता है, कितनी आगे जाना चाहता है, कितना लेवल रेस करना चाहता है। जैसे अभी बोला गया कि दोनों कंट्रीज ये नहीं चाहती कि लेवल बढ़े, और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बढ़ने देगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चाइना का जो जिक्र आया, वो मैं उसमें कह रहा हूं कि चाइना को अब एक तरीके से खुली छूट मिल गई है ताइवान के लिए। उसको नजर आ रहा है कि अगर रशिया कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और उसको नजर आ रहा है कि अमेरिका ना यहां आया, ना ताइवान में आने की ताकत रखता है या आइडिया रखता है। तो उसके लिए वो थोड़ा सा ताइवान को लेके भी हो सकता है मिस एडवेंचर प्लान कर ले, क्योंकि अब एक तरीके से उसको मिल गया है एक बहाना के और मुल्क भी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि वो भी ताइवान को क्लेम कर रहा है जैसे रशिया यूक्रेन को क्लेम कर रहा था। ठीक है सर, एक बार ओडिशा का रुख करते हैं, और ये यूक्रेन में एक जगह जहां पर लगभग इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। प्रकाश नैथानी इस वक्त हमारे साथ है और कुछ और स्टूडेंट्स भी उनके साथ हैं। प्रकाश, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो तो आप इस वक्त वहाँ पर हालात कैसे हैं? आप इस वक्त किन परिस्थितियों में रह रहे हैं? जहाँ पर आप हैं, क्या सारी चीज़ें मिल पा रही हैं? आपके पास खाने का सामान है या नहीं है? आपसे कांटेक्ट हो रहा है एम्बेसी का? नहीं। हाँ, अभी हम ओडेसा यूक्रेन में हैं, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही सामान लेने गए थे, तो रेगुलर से बहुत ज्यादा ही भीड़ दिखी आज हमें। खाना जो भी सामान है वो जल्दी ही खत्म हो रहा है यहाँ। आप कुल कितने स्टूडेंट्स प्रकाश वहां पर हैं? सर, अभी हम लोग 15 से 20 हमारे थोड़े जूनियर्स हैं, और हम 5-6 लोग हैं। तो प्रकाश, 20-25 लोग हैं। ठीक है, क्या आप, क्योंकि सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही थी, ये कहा जा रहा था कि कोशिश करें जल्दी यूक्रेन छोड़ दें, तो आप लोगों को क्या लगा? क्या आपको लगा कि इस तरह की वॉर नहीं होगी, इसलिए रहने का आप लोगों ने वहां पर सोचा? आप लोग वहां से निकले क्यों नहीं पहले? देखिए, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग मतलब यूक्रेन में इंडियंस हम लोग करीब 20,000 के करीब में हैं, और फ्लाइट डेली 5 या 6 ऑपरेट हो पा रही थी। एयर इंडिया ने अभी तक अपने 2 ही फ्लाइट ऑपरेट की हैं, तो मैक्सिमम अगर फ्लाइट फुल भी जा रही थी तो अभी तक से 1000 या 2000 लोग ही निकल पाते, और 2000 लोग निकले हैं। अभी सीट्स पूरी फुल हो गई थी ऑलमोस्ट। जैसे जो एयर अरेबिया हो गई, फ्लाई दुबई हो गई, सीट्स ऑलमोस्ट फुल थी, और जो थी वो बहुत महंगी थी, 2 लाख 1.5 लाख के करीब में थी। प्रकाश, और यहाँ पे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि विशंबर दयाल जी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विशंबर जी। मैं सवाल नहीं, मैं सिर्फ सजेशन करना चाहूंगा। आप लोग ओडिशा में हैं, मालडोवा एयर स्पेस ओपन है, तो एम्बेसी से इंटरवीन करो, बाय रोड जाओ मालडोवा, और मालडोवा से फ्लाइट लो, मालडोवा जाओ, ब्रातिस्लावा जाओ। बिकॉज यूक्रेन में और कितने दिन इंतजार करोगे? कोई दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को नहीं पता है लड़ाई चलेगी कितने दिन चलेगी। अगर आप 20,000 भी हो तो ब्रातिस्लावा आपकी ऑप्शन है, मालडोवा आपकी ऑप्शन है, यूक्रेन। और अगर आप अभी
जो वेस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का वो पोरस है, ओपन है, और अगर एम्बेसी टाई अप करें, तीनों एम्बेसीज टाई अप करें, जो कि यहाँ जी न्यूज़ के जरिए मैं अपील करूंगा कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इंटरवीन करे और इस चीज़ को एम्बेसडर साहब विल एग्री कि ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप लोग जैसे जो पोलैंड का खरकोव है साउथ में, वहां एयरफील्ड है, तो इसका आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहां बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.